Welcome children in our video lecture. Class 7th New Learning to Communicate. Today I have taught third lesson the importance of science. आज कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे? The importance of science. Now first section is section 1. For a while misunderstood him. कुछ समय के लिए misunderstood him, उसके लिए कुछ गलतफहमी हो गई थी. Here is a touching tribute to Stephen Hawking. स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक है, तो हियर इज अ टचिंग ट्राइब्यूट, एक उसके लिए दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि. अ पाथफाइंडर इन साइंस एंड द आउटस्टैंड कॉस्मोलॉजिस्ट बाय इंडिया बेस्ट नोन एस्ट्रोफिजिस्ट. ये एक भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे जिनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, जिन्होंने साइंस के लिए क्या क्या काम किया. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम द ईयर 1963. अ कलीग फ्रॉम किंग्स कॉलेज. ये स्टोरी 1963 की है. अ कलीग फ्रॉम किंग्स कॉलेज. किंग्स कॉलेज के जो सहपाठी थे जो कॉलेज के, वो कैम्ब्रिज. कौन सा कॉलेज है? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में. कैजुअली मेंशन डू यू नो स्टीफन हॉकिंग. क्या तुम स्टीफन हॉकिंग को जानते हो? डॉक्टर रिसेंटली टोल्ड हिम दैट ही हैज जस्ट अबाउट 2 years टू लिव. आई वॉज शॉक्ड हियर दिस. डॉक्टर्स रिसेंटली टोल्ड हिम, डॉक्टर्स ने उन्हें जल्दी बताया दैट कि ही है जस्ट अबाउट 2 years टू लिव, कि सिर्फ वो 2 साल और जीने वाले हैं. आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या था, मुझे शौक लगा. टू हियर दिस, ये सुनकर. जस्ट अबाउट 2 years अर्लियर, कि सिर्फ 2 साल पहले ही. आई हैड मेट हिम, मैं उनसे मिला था. व्हेन बोथ ऑफ अस, जब हम दोनों साथ साथ. वर वर्किंग एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच ड्यूरिंग समर वेकेशन. गर्मी की छुट्टियों के दौरान रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में थी, वहाँ पर हमने साथ साथ काम किया था. समर्स, गर्मियों में इन इंग्लैंड यूज टू बी इंजॉयबल. गर्मियों के दिनों में इंग्लैंड कैसा होता है? इंजॉयबल, मतलब वहाँ पर लोग ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में इंजॉय करते हैं. सब कहाँ पर चले जाते हैं? बीच वगैरह पर, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं. अ टाइम टू रिलैक्स एंड हैव फन. और ये गर्मियों का कैसा समय होता है? रिलैक्स करने का और फन का. एज स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए. वी वुड बी गिवन अ वेरी लिटिल वर्क. वी वुड बी गिवन वेरी लिटिल वर्क. एट ग्रीनविच वी वर पुट अप एट एन एंशिएंट फोर्ट दैट हैड अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड facilities for tennis, table tennis and billiards games in which Stephen also took part like any other student. जितने भी स्टूडेंट थे वो कुछ काम कर लेते थे ग्रीनविच में, और हम सब एंशिएंट फोर्ट जो कि प्राचीन किला था, उसकी ग्रीनरी, वहाँ की जो एकदम बहुत हरा भरा था वहाँ, और उसके अलावा उस जो फोर्ट था वहाँ पर दूसरी फैसिलिटीज़ भी थी. कौन कौन सी? टेनिस, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स गेम की भी. उन सब में स्टीफन हॉकिंग भी एक स्टूडेंट की तरह उनमें हिस्सा लेता था. नोबडी एवर थॉट्स एट दैट टाइम दैट स्टीफन हैड एनी फिजिकल डिसेबिलिटी. नोबडी इवन थॉट, कोई भी ये नहीं जानता था एट दैट टाइम, कि उस समय, दैट स्टीफन हैड एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, कि स्टीफन में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, यानी उसमें कोई मानसिक अपंगता हो, सॉरी फिजिकल अपंगता हो. हिज स्पीच वाज अ लिटिल अनक्लियर. उसकी स्पीच जरूर थोड़ी मतलब क्लियर नहीं थी, बट साफ नहीं थी. बट सिंस द इंग्लिश इलाइट वुड स्पीक इन अ सिमिलर फैशन. लेकिन जब वो इंग्लिश को बिल्कुल कैसे बोलते थे? इलाइट का मतलब एक लय में, पावर में, तो वो बिल्कुल भी उनकी फैशन वैसा ही था जैसे अच्छे बोल रहे हो. आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग अमाइज. और मैं कभी भी ये नहीं ढूंढ पाया उसमें कोई, यहाँ पर अमिस लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई गलती. मैं कभी भी उनमें कोई गलती नहीं ढूंढ पाया. आई वुड थिंक ही एक्वायर्ड हीज एसेंट. आई वुड थिंक, मैं सोचता था, ही एक्वायर्ड हीज एसेंट एट अ बिग पब्लिक स्कूल, कि जो एक बड़ा पब्लिक स्कूल होता है, देयर यूज टू बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पीपुल दैट दोज हु स्पोक विद एन एसेंट कंसिडर्ड देमसेल्व्स स्पेशल.
आई हैड अ सिमिलर मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टेफन। मतलब लोगों को उसके बारे में ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो एक तरह से क्लियर नहीं बोल पा रहा था। आई हैड अ सिमिलर मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टेफन, और मुझे भी वैसी ही गलतफहमी थी स्टेफन के लिए। नॉट जस्ट मी, सिर्फ मैं ही नहीं, इवन सम ऑफ माई इंग्लिश फ्रेंड्स, मेरे कुछ अंग्रेज दोस्त, हैड द सेम परसेप्शन, वो सभी की भी ऐसी ही राय थी। वी टोल्ड आवर सेल्फ दैट दिस इज़ हाउ दिस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स वर। वी टोल्ड आवर सेल्फ, हम खुद से ही कहते थे, बातचीत करते थे, दैट दिस इज़ हाउ दिस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स वर, कि किस प्रकार से ये ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स थे। व्हेन स्टेफन रिसीव्ड हिज डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1962, जब स्टेफन ने 1962 में अपनी डिग्री को रिसीव किया, एंड केम टू द कैम्ब्रिज टू परस्यू अ डॉक्टरेट, और वापस से कैम्ब्रिज कहाँ चले गए, कैम्ब्रिज, टू परस्यू अ डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए। वी वुड मीट एवरी डे, हम रोज़ाना मिलते थे। हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग रिमेंड अनचेंज्ड, अब भी उसके बोलने की शैली चेंज नहीं हुई थी। व्हेन ही स्पोक, जब वो बोलते थे, सम वर्ड्स वुड स्लिप अवे, कोई वर्ड्स गायब हो जाते थे। मतलब जैसे अगर मान लो कोई बोलता है तो उसके कुछ वर्ड्स मिस्टेक कर जाते थे या चुप जाते थे, जैसे नहीं बोल पाते थे। उनकी बोली ही ऐसी थी जैसे कोई अटक अटक के बोलता है ना, ऐसे। नन ऑफ अस न्यू, कोई भी हम में से नहीं जानता, दैट ही दिस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट सिम्टम्स, कि नॉन अस न्यू, हम में से कोई नहीं जानता, दिस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट सिम्टम्स, कि ये पहले सिम्टम क्या थे, ये उसके पहले सिम्टम, पहले बीमारी के पहले लक्षण थे। फॉर द डिसेबिलिटी, किसके, जो उसकी अपंगता के पहले लक्षण थे। जैसे अभी मान लो किसी को लकवा मार जाता है तो वो उसका बोल धीरे धीरे कोई वर्ड, तो ये उसके इसी प्रकार से इसकी अपंगता के ये पहले के लक्षण थे, लेकिन इसे कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये बोलने में भी थोड़ा मिस्टेक कर रहा है। दैट वाज स्लोली इंगुल्फिंग्स हिम, और वो धीरे धीरे उसके साथ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा, इंगुल्फिंग का मतलब होता है धीरे धीरे वो और स्ट्रॉन्ग हो गई वो बीमारी। दैट इज़ वाई व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ फ्रॉम माई कलीग्स आई वॉज डीपली शॉक्ड, और जब मैंने अपने कलीग से ये न्यूज़ सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मुझे शौक लगा। लेटर, बाद में, आई गॉट टू नो दैट ही हैड एम्ट्रोपिक लेटरल स्लोरिसिस, बाद में मैंने जाना दैट ही हैड, उसके पास क्या था, लेटर, आई गॉट टू नो, बाद में मुझे पता चला, दैट ही हैड, कि उसे था, क्या था उसे, माइट्रोपिक लेटरल स्लोरिसिस। ये एक बीमारी का नाम है। जो कौन सी बीमारी होती है, ये होती है जब जो ब्रेन से रिलेटेड है, और वो जो अपने ये स्पाइनल कॉर्ड से जो जुड़ी हुई होती है ना, उस वाली हड्डी में अगर कोई डिजीज़ आ जाए तो वो उससे रिलेटेड है। अ न्यूरोमस्कुलर वास्टिंग डिजीज़, ये अपना जो किससे डिजीज़ थी, ये न्यूरो यानी जो ब्रेन अपने माइंड से, न्यूरोमस्कुलर वास्टिंग डिजीज़ आल्सो नोन एज द लो गेरिंग डिजीज़, इसको इस दूसरे नाम से क्या नाम से जाना जाता है, लाओ गेरिग डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। जो अपने कहाँ पर होती है, न्यूरोमस्कुलर, जो आपके दिमाग, न्यूरो में आपके मस्तिष्क की जो बीमारी होती है ना, उससे रिलेटेड थे। अपना मस्तिष्क जब अपने स्पाइनल कॉर्ड से जो जुड़ा हुआ होता है ना, तो उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए ना, तो उसके बाद अपना शरीर अपंगता की ओर, डिसेबिलिटी की ओर चला जाता है। ओवर टाइम द डिजीज रिड्यूस हिज बॉडली कंट्रोल टू द फ्लेक्सिंग, और बाद द डिजीज रिड्यूस, ये जब डिजीज रिड्यूस होती है, द बॉडीली कंट्रोल टू द रिफ्लेक्सिंग ऑफ अ फिंगर एंड वॉलेंटरी आइज मूवमेंट, फिर धीरे धीरे उसकी सिर्फ फिंगर फ्लेक्सिबल, मतलब वो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद कर देती है, तो धीरे धीरे जैसे कैसे हो जाती है, फ्लेक्सिबल, और आइज मूवमेंट। रैपिड चेंज इन हिज फिजिकल कंडीशन वर विजिबल आफ्टर ज्वाइंड कैम्ब्रिज, और जब उसने कैम्ब्रिज को ज्वाइन किया तो उसके बाद उसका बहुत तेज़ी से उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हुई, यानी उसका जो फिजिकल कंडीशन थी ना, वो बहुत डाउन जाती गई।
He would at times stumble while walking, but Stephen completed the PhD thesis. और धीरे धीरे वो ही वुड टाइम टू स्टम्बल वाइल वॉकिंग, जब वो चलते थे तब भी उसका वो टाइम आ गया था कि वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन स्टीफन ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, पीएचडी थीसिस कंप्लीट की एंड स्टार्टेड फर्दर रिसर्च। और आप आगे किस में चले गए, वो रिसर्च में। ही डिड नॉट रिक्वायर मच हेल्प फॉर हिज गाइड। और जब भी बेटा रिसर्च करते हैं ना, पीएचडी के बाद जब वो रिसर्च करने जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट जब रिसर्च करता है तो रिसर्च के साथ उसको एक गाइड मिलता है, जो वो गाइड उसकी हेल्प करता है रिसर्च में। तो लेकिन ही डिड नॉट रिक्वायर मच हेल्प, उन्हें ज़्यादा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी फ्रॉम हिज गाइड, उसकी गाइड के लिए। During 1966-67, Stephen solved a difficult question regarding Einstein's theory of relativity। जो आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, उनकी थ्योरी थी रिलेटिविटी के लिए। ये आपको साइंस में समझ में आ जाएगी जब आप साइंस पढ़ोगे कि आइंस्टीन की थ्योरी कौन सी थी। तो ड्यूरिंग 1967 में जब उन्होंने स्टीफन ने आइंस्टीन की थ्योरी रिलेटिविटी के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया। दिस वाज द टाइम व्हेन his illness snatched away his ability to use his hand for writing। तो ये वो समय था जब उनकी इलनेस उनसे उनकी एबिलिटी किसमें, राइटिंग में भी उनको उनकी एबिलिटी को छीनती जा रही थी। सो ही स्टार्टेड डूइंग कैलकुलेशन इन हिज माइंड इंस्टीड। इसलिए उन्होंने राइटिंग की जगह, क्योंकि उनके हाथ भी धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था, तो उन्होंने अब कैलकुलेशन सिर्फ अपने माइंड में ही स्टार्ट करती। हिज कलीग्स वुड लिसन टू हिज अनक्लियर स्पीच। हिज कलीग्स, उनके जो सहकर्मी थे, उनके सहपाठी थे, वुड लिसन, उनसे सुनते थे, टू हिज अनक्लियर स्पीच, उनकी जो साफ आवाज़ नहीं थी उसको, एंड नोट डाउन द इक्वेशंस, और वो जो समीकरण लिखते थे उनको वो लिखते थे। स्टीफन डिटेक्टेड, और स्टीफन उनको डिटेक्ट करते थे। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग दैट एवरी इक्वेशन वॉज परफेक्ट। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये इतना आश्चर्य नहीं था, दैट कि एवरी क्वेश्चन वॉज परफेक्ट, कि हर क्वेश्चन कैसा था, परफेक्ट था। दो हिज बॉडी फेल्ड हिम, उनकी बॉडी क्या होगी, फेल होगी। स्टेफन यूज्ड हिज ब्रेन एंड सक्सेसफुली कंटिन्यू हिज रिसर्च। उनकी बॉडी ने क्या काम कर दिया, काम करना बंद कर दिया। अब स्टेफन सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करते थे और उन्होंने सक्सेसफुली अपना रिसर्च कंप्लीट किया। बिटवीन 1969 एंड 1969 से 1973, 4 साल तक स्टेफन प्रेजेंटेड एन इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑन ब्लैक होल्स। स्टेफन ने एक थ्योरी लिखी, किसके लिए, ब्लैक होल्स के लिए। ब्लैक होल्स बेटा अपने इन्वायरमेंट, अपने इसमें अंतरिक्ष, अपने इन्वायरमेंट में जो, ये आपको ब्लैक होल्स साइंस में अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे, लेकिन अभी आप ये देख लो कि इन्होंने ब्लैक होल्स के लिए एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। इन 1974 ही डिस्कवर्ड द ब्लैक होल्स, और 1974 में इन्होंने ब्लैक होल्स को पाया। कुड इमिट रेडिएशन, जो कि रेडिएशंस, जो विकिरण होते हैं उनको उत्सर्जित करते हैं। सबसे ज़्यादा विकिरण वो जो ब्लैक होल्स थे ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं, उन ब्लैक होल्स में से विकिरण निकलना की थ्योरी इन्होंने ही दी थी। विच वॉज सरप्राइजिंग फाइंड, जो कि पहली बार आश्चर्यजनक रूप से पाई गई। दिस वॉज देन कॉल्ड द हॉकिंग इफेक्ट, जिसे बाद में हॉकिंग इफेक्ट के नाम से जाना गया, क्योंकि इस थ्योरी को, ब्लैक होल्स की थ्योरी को किसने दिया था, स्टीफन हॉकिंग ने। इसीलिए इस थ्योरी को, इस ब्लैक होल्स की थ्योरी को किस नाम से जाना, हॉकिंग इफेक्ट। स्टीफन सक्सेस वाज पावर्ड एज मच बाय हिज डिटर्मिनेशन एज हिज फर्स्ट वाइफ हु गेव हिम इमेंस सपोर्ट। स्टीफन के सक्सेस के पीछे उनका डिटर्मिनेशन ऑन हिज फर्स्ट वाइफ, जो उनकी फर्स्ट वाइफ था उनका था, जिन्होंने अपने जो उनकी पहली वाइफ थी उसने अच्छा सपोर्ट दिया था, किसको। इन 1964-65 स्टेफन बिकेम फ्रेंड्स विद जेन वाइल्ड एंड लेटर दे गोट मैरिड। 1964-65 में स्टीफन जो जेनी वाइल्ड थी उसके साथ वो उसकी दोस्त बनी और बाद में उन्होंने शादी कर ली। वॉज नॉट हर डिसीजन टू एक्सेप्ट स्टेफन डिसेबिलिटी एंड मैरी हिम एन इक्वली करेजेस वन। क्या हुआ, उसने, वॉज नॉट हर डिसीजन टू एक्सेप्ट
स्टेफन्स डिसेबिलिटी, उसने स्टेफन की डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया एंड मैरी हिम एन इक्वली करेजेस वन, और फिर भी उनके इक्वली मानकर उसकी करेज, उसकी बहादुरी को, और उनसे मैरी की उससे शादी की। दे हैव 2 हेल्दी चिल्ड्रन, अ डॉटर एंड अ सन। उनके 2 बच्चे थे, स्वस्थ बच्चे, उस स्टेफन की तरह नहीं थे वो एकदम स्वस्थ पैदा हुए। एक डॉटर थी और एक बेटा था। व्हेन ही लॉस्ट हिज स्पीच स्टेफन स्टार्टेड यूजिंग अ वॉइस प्रोसेसर। व्हेन ही लॉस्ट हिज स्पीच, जब उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी थी, उन्होंने वॉइस प्रोसेसर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम ही रोट, वो लिखते हैं अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम। उन्होंने एक चीज़ लिखी, अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, टाइम की हिस्ट्री के बारे में। ही प्रूव्ड रॉन्ग द डॉक्टर हु हैड सेड दैट ही हैड ओनली 2 years टू लिव। उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि जो डॉक्टर ये बोलते थे कि अब तुम सिर्फ 2 साल ही जिंदा रहोगे, उन्होंने उनको गलत साबित कर दिया था। अनडिटर्ड बाय हिज डिसेबिलिटी, अब इसका मतलब क्या हुआ? अनडिटर्ड बाय हिज डिसेबिलिटी, उनकी जो अपंगता थी, अनडिटर्ड बाय, अनडिटर्ड का बाय का मतलब होता है यदि कोई आपसे ये कहे कि अब आप इसके बाद मरने वाले हो, तो लेकिन फिर भी उसको पता था कि तू 2 साल बाद मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने काम पर नहीं रुका और उसके बाद वो 11 साल और जिया। तो इसी प्रकार से अनडिटर्ड का बाई का मतलब यही है कि कभी भी अगर कोई अपन से ये बोल दे कि इसके बाद तू मरने वाला है या इसके बाद तेरे सामने ये वादा है, तो उसको देखकर कभी नहीं रुकना चाहिए, हो सके अपन उसको पार कर जाएं। तो ये उनकी डिसेबिलिटी, उनकी अपंगता को उन्होंने उसको पार कर लिया और वो नहीं रुके। स्टेफन मेड path breaking contribution in fundamental science. She showed how his disability never came in way and continue to science until his brain was functional. वो दिखाते गए कि किस प्रकार डिसेबिलिटी नेवर केम इन द वे, उनके रास्ते में नहीं आई, एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू साइंस, और उन्होंने लगातार साइंस में अपना योगदान दिया अंटिल हिज ब्रेन वाज फंक्शनल, जहाँ तक उनका दिमाग काम कर रहा था, मतलब उनका शरीर उनके लिए कभी भी बाधक नहीं बना। तो ये थी बेटा किसकी स्टोरी? स्टीफन हॉकिंग की। ओके चिल्ड्रन।